पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी के ये शब्द आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा सच लगते हैं, खासकर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने हमें वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख पढ़ा जिसका शीर्षक था पोल्यूशन एमनेस्टी, इरोडिंग इंडियाज एनवायरमेंटल जस्टिस। अब देखिए, सतह पर तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में है जो थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो ये भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनों और हमारे भविष्य के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक अकेला फैसला नहीं, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। ये एक ऐसी पहेली का आखिरी टुकड़ा जैसा लगता है जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये विवादास्पद फैसला आखिर है क्या? 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2.1 के बहुमत से एक फैसला सुनाया और इसमें पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी की इजाजत दी गई। ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है और उतना ही कह सकते चिंताजनक भी। पोस्ट फैक्टो मंजूरी का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने बिना पर्यावरण क्लियरेंस के कोई फैक्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, अच्छा, तो उसे बाद में यानी काम शुरू होने के बाद वो मंजूरी दी जा सकती है। ये उस पूरे सिद्धांत को ही पलट देता है जिस पर हमारे पर्यावरण कानून टिके हैं। मतलब कानून ये कहता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके पर्यावरणीय असर का आकलन करवाएंगे और फिर मंजूरी लेंगे। हाँ, पहले मंजूरी फिर काम। बिल्कुल, लेकिन ये फैसला एक तरह से कहता है आप पहले प्रदूषण कर लीजिए, हम बाद में देख लेंगे कि उससे कानूनी जामा कैसे पहनाना है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीने पहले 16 मई को वन शक्ति बनाम भारत संघ मामले में इस पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के विचार को पूरी तरह से अवैध बताया था। तब तो अदालत का रुख बिल्कुल साफ था। बिल्कुल साफ था। तो फिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया? ये इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, वन शक्ति वाले फैसले के बाद कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया यानी क्रीडाई ने एक समीक्षा याचिका दायर की। अच्छा, क्रीडाई ने? हाँ, और उसी याचिका पर सुनवाई के बाद ये नया फैसला आया जिसने पुराने स्टैंड को लगभग पलट ही दिया। हालांकि इस नए फैसले में एक शर्त जरूर जोड़ी गई है। क्या शर्त? कि ये मंजूरी सिर्फ अनुमेय गतिविधियों यानी परमिसिबल एक्टिविटीज के लिए ही दी जाएगी। अनुमेय गतिविधियों? ये सुनने में तो एक सुरक्षा उपाय की तरह लगता है। लगता तो है, लेकिन क्या लेख ये बताता है कि ये एक तरह का कानूनी लूप होल या कोई खामी हो सकती है? मतलब इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लेख इसी सवाल को उठाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अनुमेय क्या है, ये तय कौन करेगा? क्या एक ऐसी इंडस्ट्री जो सालों से अवैध रूप से चल रही थी, उसकी गतिविधि को अचानक अनुमेय माना जा सकता है? ये परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि ये उल्लंघन करने वालों को रोकने के बजाय उन्हें बचने का एक रास्ता दे सकती है। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कानून तोड़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक जुर्माना भर दीजिए और सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, यही संदेश जाता है। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था, 2.1 के बहुमत से आया। मतलब एक जज इससे सहमत नहीं थे। हाँ, और उनकी असहमति बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तर्क क्या था? असहमति जताने वाले न्यायाधीश ने एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पोस्ट फैक्टो मंजूरी देना कानून को उन लोगों के लिए मतलब एक ऑप्शनल चीज बना देता है जिनके पास पैसा है, गहरी जेबें हैं। अच्छा, ये न्याय की एक दो स्तरीय प्रणाली बनाता है। एक उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं और दूसरा उनके लिए जो पहले कानून तोड़ते हैं और फिर पैसे के दम पर उसे सही ठहरा लेते हैं। उनकी नजर में ये कानून के शासन के यानी रूल ऑफ लॉ के मूल सिद्धांत के खिलाफ था। तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा है। पर्यावरणीय मंजूरी सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की गारंटी से जुड़ी है। सही कहा। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। एकदम सही। पर्यावरण कानूनों का पूरा मकसद ही रोकथाम है, इलाज नहीं। क्योंकि एक बार जब पर्यावरण को नुकसान हो जाता है तो वो
वो अक्सर अपरिवर्तनीय होता है। मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप एक मरे हुए जंगल को वापस जिंदा नहीं कर सकते, या एक जहरीली हो चुकी नदी को उसकी पुरानी हालत में नहीं ला सकते। जैसा कि लेख में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, आप जहरीले धुएं को तब नियंत्रित नहीं करते जब लोग उसे अपनी सांसों में भर चुके हों। सही बात है। ये फैसला तो उल्लंघन करने वालों को एक तरह से कानूनी कवच दे रहा है। इस फैसले से जो संदेश जाता है वो वाकई बहुत खतरनाक है। लेख में एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। कंप्लायंस इज ऑप्शनल, वायलेशन इज प्रॉफिटेबल। अनुपालन वैकल्पिक है, उल्लंघन लाभदायक है। इस पर एक पल के लिए सोचिए जरा। एक उद्यमी है जो ईमानदारी से सभी नियमों का पालन करता है, महीनों शायद सालों तक मंजूरी का इंतजार करता है, और दूसरी तरफ एक और उद्यमी है जो नियमों की परवाह किए बिना अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, मुनाफा कमाता है और बाद में जुर्माना भरकर उसे वैध भी करवा लेता है। हाँ। ये तो सरासर बेईमानी को पुरस्कृत करना हुआ। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी नैतिक और कानूनी समस्या है। ये अवैध को वैध बनाता है। ये उन लोगों को इनाम देता है जिन्होंने जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया और इस प्रक्रिया में पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इससे तो पूरे सिस्टम पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ से लेख एक बड़ा मोड़ लेता है। वो तर्क देता है कि ये फैसला अचानक से नहीं आया है। नहीं, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये पिछले लगभग 1 दशक से चल रहे पर्यावरण कानूनों को धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के एक बड़े पैटर्न का नतीजा है। हाँ, एक पैटर्न है। ये ऐसा है जैसे जो चीजें पिछले दरवाजे से नहीं हो पा रही थीं, उन्हें अब अदालत से एक तरह की मान्यता मिल रही है। बिल्कुल। और इस पैटर्न को समझने के लिए लेख 5 प्रमुख उदाहरणों पर ध्यान खींचता है जो दिखाते हैं कि ये ट्रेंड कितना व्यापक है। 5 उदाहरण? हाँ, और ये सभी मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है जिसने कह सकते हैं इस ट्रेंड की नींव रखी? पहला और शायद सबसे चर्चित उदाहरण है ड्राफ्ट EIA यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020। हाँ, उस पे तो बहुत बहस हुई थी। वो एक बहुत ही खुला प्रयास था जिसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को कानूनी रूप से संस्थागत बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो उद्योग बिना मंजूरी के चल रहे हैं वे बाद में जुर्माना भरकर क्लियरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा उसने सार्वजनिक भागीदारी को सीमित कर दिया और कई तरह के उद्योगों को EIA के दायरे से ही बाहर कर दिया था। अच्छा। उस समय उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खतरनाक रूप से उसी ड्राफ्ट की भाषा बोलता हुआ नजर आता है। तो एक तरह से जो उस समय कानून के जरिए नहीं हो पाया वो अब एक न्यायिक फैसले के जरिए हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये वाकई चिंताजनक है। अच्छा, दूसरा उदाहरण हमारे जंगलों से जुड़ा है। लेख में गोदावरमन केस का जिक्र है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्या बता सकते हैं कि वो 1996 का फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण था? जरूर। TN गोदावरमन केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि वन का मतलब सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित जंगल ही नहीं, बल्कि शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार दिखने वाला कोई भी घना इलाका जंगल माना जाएगा। अच्छा। इस एक फैसले ने लाखों हेक्टेयर भूमि को कटने से बचाया था। लेकिन हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम FCA में जो संशोधन हुआ है, हाँ, उसने इस परिभाषा को फिर से संकुचित कर दिया है। मतलब छोटा कर दिया है। बिल्कुल। इसके कारण वो विशाल भूमि जो गोदावरमन फैसले के तहत संरक्षित थी, अब सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गई है। खासतौर से पूर्वोत्तर जैसे घने जंगलों वाले इलाकों में सड़क और रेलवे जैसी परियोजनाओं के लिए जंगल काटना बहुत आसान हो गया है। यानी पहले खेल के नियम बदलने की कोशिश हुई EIR ड्राफ्ट के जरिए, और अब खेल का मैदान ही बदला जा रहा है ये बताकर कि क्या जंगल है और क्या नहीं। सही समझे आप। तीसरा पैटर्न उद्योगों को दी गई विशेष छूटों से जुड़ा है। ये क्या है? हाँ, ये तीसरा पैटर्न है, क्षेत्र विशेष छूट। पिछले कुछ सालों में कोयला खनन, तेल और गैस की खोज जैसी कई बड़ी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को B2 जैसी श्रेणियों में डाल दिया गया है। B2 श्रेणी? जी। B2 श्रेणी में होने का मतलब है कि इन परियोजनाओं के लिए किसी भी पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA या सार्वजनिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं? कोई नहीं। इसका सीधा मतलब है कि जिन लोगों पर प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो विस्थापित होंगे, जिनकी जमीन जाएगी, उनकी आवाज को पूरी प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया है। ये तो पर्यावरण न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। और ये सब तब हो रहा है जब हम जलवायु परिवर्तन के असर को और ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा चौथा उदाहरण हमारे समुद्र तटों के बारे में है ना? बिल्कुल।
चौथा उदाहरण है तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2018। इसने हमारे नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बहुत कमजोर कर दिया है। कैसे? इसने तटरेखा के बहुत करीब निर्माण की इजाजत दे दी और पर्यटन के नाम पर व्यावसायिक विकास के लिए नियमों में ढील दी। और ये सब एक ऐसे समय में किया गया जब बढ़ते समुद्र स्तर, तटीय कटाव और ज्यादा शक्तिशाली चक्रवातों के कारण हमारे तटों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। ये तो आने वाले तूफान के लिए दरवाजे खोलने जैसा है, आप कह सकते हैं। और पांचवा और आखिरी पैटर्न जिस पर लेख बात करता है वो पूरी प्रक्रिया के बारे में है कि कैसे मंजूरियां दी जा रही हैं। इसमें क्लियरेंस फैक्ट्री जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विशेषज्ञ समितियां, जिनका काम इन परियोजनाओं का गहराई से विश्लेषण करना होता है, वे अब सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रही हैं। रबर स्टैंप? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में 95% से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। कई बार ये समितियां एक ही बैठक में दर्जनों प्रस्तावों को बिना किसी ठोस फील्ड वेरिफिकेशन के पास कर देती हैं। तो ये जो सुरक्षा का एक तंत्र था, वो अब सिर्फ एक क्लियरेंस फैक्ट्री बनकर रह गया है, जिसका काम फाइलों को आगे बढ़ाना है, पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, EIA नियमों को कमजोर करना, जंगलों की परिभाषा बदलना, सार्वजनिक सुनवाई हटाना, तटों की सुरक्षा हटाना और एक रबर स्टैंप क्लियरेंस प्रक्रिया, तो ये हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस ढहती हुई दीवार में एक और बड़ा धक्का लगता है। ये उस पूरी इमारत को गिरा सकता है जिसे दशकों की मेहनत से बनाया गया था। बिल्कुल, और ये फैसला इसलिए भी ज्यादा परेशान करता है क्योंकि ये खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने ही पिछले रुख के खिलाफ जाता है। हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी। हाँ, जैसा हमने वन शक्ति मामले में देखा, अदालत ने खुद कहा था कि ऐसी कार्योत्तर मंजूरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब उसी अदालत का एक अलग बेंच जब ठीक उल्टा फैसला देता है तो ये गंभीर कानूनी अनिश्चितता पैदा करता है। ये एक विरोधाभास है जो पूरे पर्यावरण कानून के ढांचे पर सवाल खड़े करता है। जो लोग कानून, लोक नीति या सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मामला, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चिंताजनक केस स्टडी है। बिल्कुल, ये GS पेपर 3 के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पूरी चर्चा पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह की और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में लेख एक बहुत ही मार्मिक सवाल के साथ खत्म होता है जो हम सभी को सोचना चाहिए। क्या सवाल है? वो सवाल है, आने वाली पीढ़ियां शायद पीछे मुड़कर हमसे पूछेंगी कि जब उनके स्वस्थ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे। और ये सवाल सिर्फ सरकारों या अदालतों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक सोचने का बिंदु है।